नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत। कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप फसल कटाई के बाद प्रबंधन और कृषि परिसंपत्ति के संवर्धन में मिलेगी सहायता। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य हो रहा है पूरा। राज्य सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ जरूरी विकास योजनाएं रहेंगी जारी। मुख्य सचिव ने कहा, सरकार को केंद्र से आवंटित धनराशि में जारी चुनौतियों के कारण कटौती में करना पड़ रहा है सामना। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर उप मुख्यमंत्री सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए 101 वस्तुओं के आयात पर लगाई जाएगी रोक। कहा, भारतीय निर्माताओं को मिलेगा अवसर और वे अपनी क्षमताओं के अनुसार रक्षा सामानों का कर सकेंगे निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप, कृषि प्रौद्योगिकी और फसल कटाई, पर्वतीय प्रबंधन तथा कृषि परिसंपत्ति पोषण से संबंधित किसान समूहों के लिए कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना के औपचारिक रूप से मंजूरी देने के केवल 30 दिन बाद ही आज 2280 से अधिक किसान समितियों को 1000 करोड़ रुपए अधिक राशि की पहली किस्त उपलब्ध कराई गई। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया और इसमें लाखों किसान शामिल हुए। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 8 करोड़ 55 लाख से अधिक कृषक लाभार्थियों को 17,100 करोड़ रुपए की छठी किस्त भी जारी की। उन्होंने कहा कि यह योजना कृषि में स्टार्टअप के लिए अच्छा अवसर उपलब्ध कराएगी और इससे ऐसी पर्यावरण अनुकूल प्रणाली उत्पन्न होगी जो देश के प्रत्येक भाग में रहने वाले किसानों तक पहुंचेगी। श्री मोदी ने इस कार्यक्रम को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और पंजीकरण से लेकर राशि बांटने तक सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से किसानों की मदद करने के लिए राज्य सरकारों को बधाई दी। फंड लॉन्च किया गया है, इससे किसान अपने स्तर पर भी गांवों में भंडारण की आधुनिक सुविधाएं बना पाएंगे। इस योजना से गांव में किसानों के समूहों को, किसानों को, एफपीओ उनको वेयर हाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। 1 लाख करोड़ रुपया इस काम को गति देने के लिए बहुत बड़ी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हर जिले में मशहूर उत्पादकों के साथ देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई है। इसके तहत देश के अलग अलग जिलों में गांव के पास ही कृषि उद्योगों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और शहरों से दूसरा औद्योगिक सामान बनकर गांव पहुंचेगा। यानी ये 2 वे चलेगा। राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य में जरूरी परियोजनाओं पर वित्तीय कठिनाइयां नहीं आने दी जाएगी, लेकिन परियोजनाओं पर खर्च उनके महत्व और प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। आज ईटानगर में संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कहा कि सरकार कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद जरूरी कामों के लिए धनराशि मुहैया करा रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि इस दौरान सभी जरूरी भुगतान भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुमान से कम धनराशि मिली है और पिछले वित्त वर्ष में भी केंद्र द्वारा आवंटित की गई धनराशि में कटौती की गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है।
keeping in view of the COVID-19 pandemic. We all agree, and you must be agree with us, that that is COVID pandemic 19 has put up an financial constraints globally. Now coming to the state of Arunachal Pradesh, you know that Arunachal has very specific situation. Because like our resources contribution of the state is about 15%. The 85% of our financial resources are primarily coming from the central or the federal government. And because of the COVID-19 pandemic, number one. Secondly, of the slowdown of the economic activities in the last quarter of the last financial year, the devolution of the central taxes share which has been allocated to the state of Arunachal Pradesh, there is a sizable impact on that. See, in the last financial year, we have like what the government of India has projected in the beginning of the budget when they placed the budget before the parliament, and what we finally got in the last financial year, there is a gap of about 2,800 crore. In the current financial year, right from April, May, June, July, in the last 4 months, we had a shortage of about 845 crore, where we have tried to ensure. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण संसाधनों की कमी के बावजूद राज्य सरकार कुशल और सतर्क वित्तीय प्रबंधन के साथ विकास से जुड़ी सभी जरूरतों को संतुलन के साथ पूरा करने में सक्षम है। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय संसाधनों की कठिनाइयों और अर्थव्यवस्था पर उसके पड़ने वाले प्रभाव को लेकर उप मुख्यमंत्री सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिनाइयों के बावजूद राज्य सरकार कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन समय पर दे रही है। इस दौरान सभी चेकों का भुगतान और अन्य वित्तीय लेन देन समय से किए गए हैं। इसके साथ ही होलोंगी हवाई अड्डे के ढांचे के निर्माण सहित अन्य महत्वपूर्ण कामों के लिए धनराशि जारी की गई है। बैठक में कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ साथ खर्चों पर लगातार निगाह रखने और अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने का निर्णय लिया गया। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि खर्चों में कटौती का मतलब टेंडरों और दूसरे कामों को पूरी तरह से रोकना नहीं है, लेकिन यह सभी काम प्राथमिकता और उसके महत्व के आधार पर कराए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उनका मंत्रालय रक्षा उत्पादन में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित समय सीमा के बाद 100 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 5 स्तंभों पर आधारित आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। ये 5 स्तंभ है: अर्थव्यवस्था, आधारभूत ढांचा, व्यवस्था, जनसंख्या और मांग। रक्षा मंत्री ने अनेक ट्वीट कर बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान से प्रेरणा लेते हुए रक्षा मंत्रालय ने 101 वस्तुओं की सूची तैयार की है, जिनके आयात पर एक निर्धारित समय सीमा के बाद रोक लगा दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से भारतीय रक्षा उद्योग को उन वस्तुओं के विनिर्माण का अवसर मिलेगा जिनके आयात पर प्रतिबंध होगा। भारतीय निर्माता अपने डिजाइन और विकास क्षमताओं के अनुसार रक्षा सामानों का निर्माण कर सकेंगे। रक्षा मंत्री ने आशा व्यक्त की कि अगले 6 से 7 वर्षों में घरेलू रक्षा उद्योग को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके दिए जाएंगे। श्री सिंह ने कहा कि सेना और वायुसेना के लिए 1,30,000 करोड़ रुपए के और नौसेना के लिए 1,40,000 करोड़ रुपए के सामान खरीदे जाने की संभावना है। राज्य के कृषि मंत्री तागे ताकी ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में कृषि और उससे संबंधित सभी क्षेत्रों में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। कल ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में जिले के संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान श्री ताकी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत कृषि, बागवानी और अन्य संबंधित क्षेत्रों के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि सियांग क्षेत्र की जमीन और जलवायु दोनों ही कृषि उत्पादों के लिए बहुत अनुकूल है, इसलिए कृषि क्षेत्र में सियांग एक
अग्रणी इलाके की भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में क्लस्टर फार्मिंग और न्यूट्रिशनल किचन गार्डन योजनाओं को व्यापक तौर पर क्रियान्वित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभागों को धन की कमी नहीं होगी, लेकिन उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर उन्हें धन आवंटित किया जाएगा। उन्होंने जिला के अधिकारियों से हाल ही में आई बाढ़ के कारण फसलों को हुए नुकसान पर विस्तृत रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने बताया कि जिले के प्रत्येक क्लस्टर में कृषि उत्पादक समूहों का गठन किया गया है। नेशनल प्रोग्राम का हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के जितना पैकेजेस अनाउंस किया है वो तो हम लोग पूरा यहाँ में भी तो अरुणाचल में भी अप्लाई कर रहे हैं। हम किसान भाई लोग को इंगेजमेंट के लिए आत्मनिर्भर का प्रोग्राम बनाया, जिसमें हम किचन गार्डन बनाएंगे, सब्जी उगाएंगे, ये सब जो अपना आप में काम कर सकता है, इसको हम लोग उन लोग का थ्रू इम्प्लीमेंट करके जो अपना अपना जगह में बैठ के जो काम कर सकता है, इसका भी किया है। एंड नाउ अभी MG नरेगा का प्रोग्राम को भी हम लोग बागवानी जो हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर में क्लब टुगेदर करके हम लोग खेती करने का कोशिश कर रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के 68 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इसी दौरान 104 मरीज स्वस्थ हो गए। प्रदेश में कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 684 है, वहीं 1430 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर 67.54 है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार 68 में से सबसे ज्यादा 20 मामले ईस्ट कामेंग जिले से, 12 मामले वेस्ट सियांग से, जबकि 9 मामले ईटानगर राजधानी क्षेत्र से दर्ज किए गए हैं। वहीं लोअर सियांग और तिराप से 5-5 मामले, जबकि वेस्ट कामेंग और नामसाई से 4-4 मामले दर्ज किए गए। राज्य में कोविड जांच के लिए अब तक 1,04,000 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 64,399 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। किसी एक दिन में सामने आए मरीजों की यह सर्वाधिक संख्या है। इन्हें मिलाकर भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 21 लाख को पार कर गई है। लगातार तीसरे दिन 60,000 से अधिक नए कोविड रोगी सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक कुल 14,80,884 कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 68.78% हो गई है। इसके साथ ही कोविड से मृत्यु दर घटकर 2.78% हो गई है। इसके साथ ही कोविड से मृत्यु दर घटकर 2.01% रह गई है। देश में फिलहाल 6,28,747 रोगियों का उपचार चल रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ICMR के अधिकारी ने बताया कि कल 7,19,000 से ज्यादा नमूनों की कोविड जांच की गई। वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोविड उपचार केंद्र के रूप में प्रयोग हो रहे एक होटल में आज सुबह आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के समय होटल में कोविड-19 के 30 रोगियों का उपचार चल रहा था और 10 स्वास्थ्यकर्मी रोगियों की सहायता के लिए मौजूद थे। शुरुआती जांच के अनुसार बिजली का शॉर्ट सर्किट इस दुर्घटना का कारण माना जा रहा है। अधिकतर लोगों की मृत्यु धुएं में दम घुटने से हुई है। कोविड-19 के रोगी पहले ही सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहे थे और धुएं ने उनकी स्थिति और खराब हो गई। जिन लोगों को इस घटना में बचा लिया गया उन्हें पास के दूसरे कोविड केंद्र में भर्ती कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने इस दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों के लिए 50 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। राज्य के कई इलाकों में हो रही बारिश के कारण कई जगह सड़कों को नुकसान हुआ है, जिसके कारण आवागमन में बाधा आई है। पांगिन और आलो के बीच सड़कों पर पानी जमा होने से इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। प्रशासन ने लोगों से इस रास्ते से होकर न गुजरने की सलाह दी है, बल्कि यात्रा के लिए बोलेंग, लीबर, रूमोंग, आलो रोड से होकर जाने की सलाह दी है।
ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए अपने कैंपस और आसपास के क्षेत्रों को हरा भरा रखने के इरादे से एनडीआरएफ की होलोंगी स्थित 12वीं बटालियन ने हाल ही में अपने कैंपस में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर कंपनी के असिस्टेंट कमांडेंट संजय प्रसाद शर्मा ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए एनडीआरएफ अपने परिसर और उसके आसपास के इलाकों को हरा भरा बनाए रखने के लिए भी कार्य कर रहा है, जिसके मद्देनजर होलोंगी में एनडीआरएफ कैंपस में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एनडीआरएफ के कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित किए जाते रहेंगे। केरल में इडुक्की जिले में के राजमाला क्षेत्र में हुए भूस्खलन में आज 3 और शव निकाले गए। इस घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 29 हो गई है। प्रभावित क्षेत्र में राहत और तलाशी अभियान जारी है। भूस्खलन में 30 से अधिक लोग अब भी लापता बताए गए हैं। खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश से तलाशी अभियान में बाधा आ रही है। उधर अलपुझा, कन्नूर, कोझिकोड, वायनाड, मल्लापुरम, इडुक और कासरगोड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में कई निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। समुद्र में ऊंची लहर उठने के कारण मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।